होता है पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी अप टू इंफिनिटी वो क्या कहलाएंगे आपकी, वो कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 1 से 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी ये कहलाएंगे आपकी पॉजिटिव इंटीजर। और भैया घर का इसका भी एक और नाम था, पॉजिटिव इंटीजर जो है इसका घर का एक और नाम था, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। इसका घर का नाम क्या था, नेचुरल नंबर, किसका, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 8। अब इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ 4 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ कि 4 स्क्वायर जो है उसमें 2 एक फैक्टर है, या कह सकता हूँ कि 2 जो है वो 4 स्क्वायर का फैक्टर है। तो भैया 4 स्क्वायर का फैक्टर है तो 4 का भी फैक्टर जरूर होगा, 2 4 का भी फैक्टर जरूर होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ है, अगर a स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो a का फैक्टर भी 2 जरूर होगा। ठीक है, तो 2 जो है वो a का फैक्टर भी होगा, 2 जो है वो a का फैक्टर भी होगा। a को हम क्या लिख, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, आपको बताया गया था, अनाउंस किया गया था कि 25 दिसंबर को आपका क्लास 10 का रैपिड रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। आज है भैया 25 दिसंबर और आज आपकी पहली क्लास है रैपिड रिवीजन की। क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में की पहली क्लास होगी रैपिड रिवीजन की। देखिए, रैपिड रिवीजन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन आपका चलेगा, ये बैच है रैपिड रिवीजन के नाम से क्लास 10 का, और 25 दिसंबर इसकी स्टार्टिंग डेट थी जो हमने आज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए 80 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। 80 आउट ऑफ 80 हम कैसे कवर कर सकते हैं, यहाँ इन चीजों को हम लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, आपका एक रैपिड रिवीजन होगा। रैपिड से मतलब समझते हैं, रैपिड मतलब बहुत तेजी से चीजें होती हैं। तो रैपिड रिवीजन में हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपका एक चैप्टर फिनिश कर दिया जाए। और एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे मैं, जैसे आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को आपकी पहली क्लास है। ठीक है, तो जो सेकंड क्लास आपकी होगी वो 26 को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बताएंगे। अगली जो क्लास होगी आपकी वो होगी 27 दिसंबर को, और ऐसे ही इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 29 दिसंबर को। ऐसा क्यों करेंगे समझते हैं। देखिए, एक बार आप चीजों को यहाँ पढ़ेंगे और एक बार अगर उसको आप घर पे फिर से पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। एक बार आप रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर और एक बार फिर से उसका घर पर रिवीजन कर रहे हैं तो उससे चीजें आप भूल नहीं पाओगे फिर। ठीक है, उसमें रटने वाली चीज कोई नहीं हो जाएगी, वो आपके माइंड में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, आज पहली क्लास, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर। आज हम कवर करेंगे भैया रियल नंबर को। किसको कवर करेंगे आज हम, रियल नंबर को। आपका 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो जितनी चीजें आज तक आपने पढ़ी हैं रियल नंबर में उनको एक बार फिर से हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग चीजें लगेंगी। चलिए, तो शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का चैप्टर फर्स्ट से, चैप्टर रियल नंबर। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। जैसे कि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है तो रियल नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन रियल नंबर की पूरी फैमिली को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर की पूरी फैमिली को हम यहाँ पढ़ेंगे। रियल नंबर हो गया, रियल नंबर किसको बोलते हैं, फिर इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं भाई। इसके बाद फिर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको ये समझाऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा भाई पढ़ने में। चलिए, इन सबको एक टेबल के फॉर्म में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, रियल नंबर की। सबसे पहले यदि हम बात करें भैया रियल नंबर की, तो रियल नंबर जो है ये सबका बाप है भाई। क्या है ये, सबका बाप है रियल नंबर। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है चीजें। रियल नंबर क्या है, ये सबका बाप है भाई। मतलब कह सकते हैं हम कि ये क्या है, बड़ा बुजुर्ग है घर में, है ना। तो रियल नंबर है। अब रियल नंबर की जब शादी हुई तो इसकी 2 संतान हुई। कितनी संतान हुई इसकी, 2 संतान हुई। ठीक है, एक हुई रैशनल, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। एक हुई इर्रेशनल। ठीक है, एक हुई रैशनल, एक हुई इर्रेशनल। मतलब जो रियल नंबर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल होता है और एक इर्रेशनल होता है। ठीक, चलिए। तो इसकी 2 संतान हुई, एक रैशनल है और एक है भैया इर्रेशनल। एक रैशनल है, एक है इर्रेशनल। अब यहाँ से रैशनल जो है उसकी शादी हुई और इर्रेशनल क्या रह गया, कुआरा रह गया, रलवा रह गया। ठीक है, इसकी शादी नहीं हो पाई तो ये अपना फैमिली आगे
नहीं बढ़ा पाया भाई। क्लियर है। चलिए, तो ये अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन रैशनल की शादी हुई। रैशनल की क्या हुई? शादी हुई। ठीक है, रैशनल की शादी हुई तो इसके फिर से कितने बच्चे हुए? दो बच्चे हुए। ठीक, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। ठीक, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। समझेंगे भाई चीजों को। इंटीजर एंड नॉन इंटीजर मतलब जितने भी इंटीजर होते हैं या नॉन इंटीजर होते हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं आपके? रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं भाई। ठीक है, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। लेकिन कुछ नॉन इंटीजर इरेशनल भी होते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझेंगे भाई। कुछ कुछ नॉन इंटीजर इरेशनल भी होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल भी होते हैं। तो नॉन इंटीजर कुछ इरेशनल भी होते हैं, नॉन इंटीजर। ठीक है, अभी आपको चीजों को डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। तो कुछ इन नॉन इंटीजर क्या होते हैं? इरेशनल के कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक, चलिए, सॉरी, इंटीजर की कैटेगरी में, इरेशनल की कैटेगरी में भी आते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं और नॉन इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं और नॉन इंटीजर क्या होते हैं, समझते हैं। देखिए, अब इंटीजर की फिर से शादी हुई तो इसके तीन पार्ट हुए, मतलब इसके तीन संतान हुई भाई। ठीक है, कितनी हुई? तीन संतान हुई। एक जीरो हुआ, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर हुआ, और एक आपका निगेटिव इंटीजर हुआ। ठीक है, बहुत ध्यान से बारीकी से चीजों को हम समझेंगे भाई। ठीक है, चलिए, निगेटिव इंटीजर जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। चलिए, और नॉन इंटीजर जो है, जैसे मान लीजिए घर में आपका नाम मोहित है और आपको घर में मोनू मोनू कहने लग जाए, तो यहां से सेम कंडीशन कुछ इसकी है। ये नॉन इंटीजर जो है, ये नॉन इंटीजर जो है, इसको हमने एक नाम और दिया, इसको हमने एक नाम और दिया। इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसका घर का एक और नाम था भैया, डेसिमल नंबर। इसको भी क्या बोल देंगे? ये भी क्या होते हैं? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। ठीक है, चलिए, अब आप कहोगे कि सर ये भी डेसिमल है और ये भी डेसिमल है, तो हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा डेसिमल रैशनल है और कौन सा डेसिमल इरेशनल है? तो इस पे भी चर्चा करेंगे हम, पहले चीजों को आगे समझते हैं। इस पे भी अभी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो निगेटिव इंटीजर जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जैसे माइनस वाली जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? निगेटिव इंटीजर होंगी। जैसे आप समझिए, -1, -2, -3, अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके निगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएंगे ये? निगेटिव इंटीजर। जीरो, जीरो तो जीरो होता ही है। पॉजिटिव इंटीजर, वन से लेकर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी अप टू इंफिनिटी, वो क्या कहलाएंगी आपकी? वो कहलाएंगी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएंगे? ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वन से टू, थ्री, फोर, फाइव, अप टू इन्फिनिटी, ये कहलाएंगे आपकी पॉजिटिव इंटीजर। और भैया घर का इसका भी एक और नाम था। पॉजिटिव इंटीजर जो है इसका घर का एक और नाम था, क्या बोलते हैं इसको हम? नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। इसका घर का नाम क्या था? नेचुरल नंबर। किसका? पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, चलिए, अब यदि पॉजिटिव इंटीजर में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर को अगर जीरो के साथ ले लें तो ये क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन? ये बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन? ये होल नंबर। क्या बनेगा मेरे भाई? ये होल नंबर। क्लियर है। चलिए, तो ये बनेगा होल नंबर। ठीक है, बात करते हैं कि कौन से डेसिमल रैशनल होते हैं और कौन से डेसिमल इरेशनल होते हैं। कौन से डेसिमल रैशनल होते हैं, कौन से डेसिमल इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो डेसिमल जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के, समझते हैं।
एक डेसिमल होता है आपका टर्मिनेटिंग। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। एक डेसिमल होता है आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग जो है वो टर्मिनल शब्द से बना है। टर्मिनल मतलब किनारा होता है। मान लीजिए आपको किसी मंजिल का किनारा मिल गया, मतलब मंजिल क्या हो गई, आप मंजिल तक पहुंच गए, तो आपका जो टारगेट था एक तरह से वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया है ना, मंजिल मिल गया आपको, किनारा मिल गया। तो टर्मिनल मतलब एंड होना किसी चीज का, टर्मिनल मतलब किसी चीज का एंड पॉइंट क्या कहलाता है? टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है आपकी जो डिवाइड है वो क्या हो गई? फिनिश हो गई। डिवाइड क्या हो गई? फिनिश हो गई। तो वो डिवाइड कहलाई आपकी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड फिनिश ना हो, डिवाइड का एंड ना हो, डिवाइड चलती रहे चलती रहे चलती रहे, कभी भी डिवाइड एंड नहीं होगी, तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग के टू टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग किसके टू टाइप्स होते हैं? एक टाइप होता है आपका रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक मिनट रुकेंगे। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग क्या होता है? मान लीजिए हम डिवाइड करते जा रहे हैं और वैल्यू जो है डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 0.6666, ये 6 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 0.6 बार। तो ये जो डिवाइड होती है कभी खत्म तो नहीं होती, लेकिन रिपीटिंग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो एक कैसा डेसिमल कहलाएगा? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक डिवाइड ऐसी होती है भैया जो ना तो रिपीट हो रही है और ना ही एंड हो रही है, ना तो रिपीट हो रही है और ना ही एंड हो रही है। तो इस तरीके की डिवाइड ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? इर्रेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इर्रेशनल कहलाता है भैया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ये ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर या इरेशनल डेसिमल इसको हम बोल सकते हैं। बाकी जितने भी होते हैं, जितने भी डेसिमल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके रैशनल कहलाते हैं। या रैशनल की एक डेफिनेशन और होती है आपकी कि ऐसा डेसिमल जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकें, ऐसा डेसिमल जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकें। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर होने चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो फिर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक। ऐसे डेसिमल जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकें, वो क्या कहलाते हैं? आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वो आपके इर्रेशनल कहलाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये क्या कहलाते हैं? आपके इर्रेशनल। बाकी टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टेबल समझ में आया होगा। चलिए अब एक एक की डेफिनेशन जल्दी से पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले क्या था? रियल नंबर था आपका, ठीक है। ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। देखिए जितने भी रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। क्लियर है? चलिए इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपके माइनस के जितने भी नंबर हैं, जीरो है, और प्लस के जितने भी नंबर हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर कहलाते हैं। देखिए इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टोटल इंटीजर कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां से रैशनल, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू आई, आई फोर क्या है? मतलब वो इंटीजर है, ठीक है। आर रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसे डेसिमल जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। क्योंकि ध्यान से समझेंगे, जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो तो सारे के सारे रैशनल ही होते हैं। वो क्या होते हैं? सारे के सारे रैशनल होते हैं। लेकिन जो नॉन इंटीजर होते हैं उसमें कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इर्रेशनल होते हैं। पहचान मैंने आपको क्या बताई है? पहचान ये बताइए, देखिए आपको, है ना, समझेंगे।
जितने भी डेसिमल नंबर या नॉन इंटीजर होते हैं उसमें से कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इर्रेशनल होते हैं, लेकिन जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। तो जो इंटीजर है उसमें तो पता करना है ही नहीं कि रैशनल है भैया इरेशनल है, रैशनल ही होंगे। तो पता किसमें करना है कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, वो पता करना है आपको नॉन इंटीजर में। कुछ नॉन इंटीजर ऐसे होते हैं जो रैशनल होते हैं और कुछ नॉन इंटीजर ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं। पहचान क्या है वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इरेशनल इरेशनल क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या हम कहें ऐसे नंबर भैया, ऐसे डेसिमल जो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग इसको हम बोलते हैं। ऐसे डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल। ठीक है चलिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चली जाती है, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है। होल नंबर क्या होता है, यदि जीरो को इसमें हम ऐड कर लें तो क्या कहलाएगा आपका, ये होल नंबर कहलाएगा। इवन ओड प्राइम और कंपोजिट की बात करते हैं भाई, इवन ओड प्राइम एंड कंपोजिट की बात करते हैं। चलिए तो टेबल से समझेंगे हम, जो हमने टेबल फॉर्म बनाया था उससे हम चीजों को समझते हैं। ठीक है चलिए। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनको हम नेचुरल बोलते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनको हम नेचुरल बोलते हैं, आप ऐसे समझिए जो ये नेचुरल था इसकी दो शादियां हुई, जो ये नेचुरल नंबर था इसकी क्या हुई, दो शादियां हुई भैया। एक शादी हुई और ये दूसरी शादी हुई। ठीक है। तो इससे जो इसकी संतान हुई, एक हुई कंपोजिट कंपोजिट और एक हुई आपकी प्राइम। ठीक। तो इसकी जो पहली पत्नी थी, एक पत्नी थी, उससे दो संतान हुई और उनका नाम क्या था, एक का नाम था कंपोजिट और एक का नाम था टाइम। ठीक है। जो दूसरी पत्नी थी उससे जो संतान हुई, उससे हुई इवन एंड ओड। एक का नाम इवन था और एक का नाम क्या था, ओड। आप इस तरीके से चीजों को डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है। जैसा समझना हमारे लिए आसान होता है उस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं भाई। तो नेचुरल नंबर ही क्या कहलाते हैं, कंपोजिट प्राइम भी कहलाते हैं और इवन ओड भी कहलाते हैं। डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं हम। ठीक है चलिए, डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर कंप्लीटली टू से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है। विच नंबर डिविजिबल बाई टू, वो क्या कहलाएगा आपका, इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा, इवन नंबर। और जो नंबर टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, अब वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका ओड नंबर। तो सिंपल सी बात है। अब टू के टेबल में भैया कौन आता है, टू आता है। टू के टेबल में कौन कौन आते हैं भाई, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा, एट आएगा, टेन आएगा और जी आपका 12 आएगा। ऐसे बहुत इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं। लेकिन पहचान क्या करनी है, अगर लास्ट की डिजिट मतलब वंस डिजिट अगर जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, अगर किसी नंबर की वंस डिजिट इकाई का अंक क्या है, जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इवन नंबर। क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। इधर लिख लेते हैं। ठीक है। और किसी नंबर के लास्ट का डिजिट, ये टू है भाई, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, नाइन है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके ओड नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ओड नंबर। ठीक है। ओड नंबर कहलाएंगे, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट का डिजिट मतलब या वंस डिजिट जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, वो टू से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो वो इवन कहलाएगा। और जो टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, उनकी वंस डिजिट क्या होती है, नाइन होती है, सेवन होती है, फाइव होती है, थ्री होती है, वन होती है, वो क्या कहलाएंगे, आपके ओड कहलाएंगे। बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट की, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। ठीक है चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, हु हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, यहां से समझेंगे, हु हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। एंड हु हैज मोर देन टू फैक्टर, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। क्लियर है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से। एग्जांपल लेंगे यहां से, देखिए जैसे टू है,
टू के फैक्टर क्या होंगे, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली टू फैक्टर है। बात करें 3 की, 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। बात करें अगर 5 की, 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। बात करें यदि हम 7 की, तो 1 से डिवाइड होगा एंड 7 से डिवाइड होगा। तो हु हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 है, तो 4 किससे कट होगा, 1 से कट होगा, 2 से कट होगा, 4 से कट होगा। 6 है, 1 से कट होगा, 2 से कट होगा, 3 से कट होगा, है ना। 8 है, 8 किससे, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने कंपोजिट की डेफिनेशन क्या बताई है आपको, हु हैज हु हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिस दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो समझते हैं। बच्चे वन पर आकर कंफ्यूज होते हैं कि सर वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वन ना तो ये रूल फॉलो करता है, ना तो इस रूल को फॉलो करता है, और ना ही इस रूल को फॉलो करता है। वन के ना तो एग्जैक्टली टू फैक्टर है और ना ही मोर देन टू फैक्टर है, तो ना तो वो प्राइम की श्रेणी में आएगा और ना ही कंपोजिट की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो फिर कहाँ जाएगा, तो इसलिए बने हैं इवन ऑड, तो वन कहाँ जाएगा, ओड में जाएगा, ठीक है। जो वन है देखिए, वन सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। लेकिन प्राइम के लिए डेफिनेशन क्या है, हु हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, तो इसके तो एग्जैक्टली टू फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम में नहीं आएगा। और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है, हु हैज मोर देन टू फैक्टर, तो इसका तो सिर्फ वन फैक्टर है, तो ये कंपोजिट की श्रेणी में भी नहीं आएगा। तो इसलिए इवन ऑड बनाया गया, तो ये क्या है, एक ओड नंबर है। क्लियर है, तो ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए, क्या क्या चीजें आपको रिमेंबर रखनी है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि होल कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो 1 भी होल में आता है, 2 भी होल में आता है, 3 भी होल में आता है, 4 भी होल में आता है, 5 भी, ये सब होल में आते हैं। और यदि 1 से हम इनको देखें तो इनको क्या कहलाते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। जितने भी होल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर होंगे वो क्या कहलाते हैं, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये इंटीजर कहलाते हैं ना। चलिए, अब बात करते हैं यहां से, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसको भी बताया था कि इंटीजर्स, ये तो अभी बताया पॉइंट। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको भैया ध्यान रखने हैं, याद रखने। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभी आपको बताया है ना। The natural numbers greater than 1 which are divisible by 1 and the number itself are called prime numbers, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको अभी समझाया है। आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं भैया, कंपोजिट क्या होते हैं। कंपोजिट आपको बताया था, हु हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, है ना। चलिए, कंस्ट्रक्टिंग ए फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री बनाना है, ठीक है। स्टेप, राइट द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड अ कंपोजिट नंबर। एग्जांपल, फैक्टराइज 48। मान लीजिए 48 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। रिपीट प्रोसेस टिल ऑल द प्राइम्स आर ऑब्टेन्ड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। जब तक सारे के सारे प्राइम हमें रिसीव ना हो जाएं तब तक क्या करना है, फैक्टर करते जाना है। जैसे जैसे भैया जी, जैसे 48 है, ठीक है, क्या है, 48 है, अरे ये 2 होगा भाई, 24 टू जा तो क्या हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, ये 2 होएगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया ना टाइप इससे। तो यहां से इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 और 24, ठीक है। यहाँ से 2 क्या है, प्राइम है, ये क्या है, कंपोजिट है। फिर इसको प्राइम में तोड़ेंगे भैया, ब्रेक करेंगे, तो ये 2 आएगा और ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 12, ठीक है। अब 2 प्राइम है, तो इनको फिर से ब्रेक करेंगे प्राइम में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अब ये प्राइम है, 6 को फिर ब्रेक करेंगे, 6 को लिखेंगे 2 3 जा 6। अब देखिए सारे के सारे प्राइम हमने पता कर लिए, 2 2 3 2 2 2 2, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो जो फैक्टर होंगे 48 के वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये होंगे, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री फैक्टर फॉर्म बोलते हैं, ट्री फैक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो एक प्राइम के प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया, देखिए कंपोजिट नंबर था, इसको प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, ये सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में हम इनको दिखा रहे हैं वो क्या है, एक यूनिक है। ठीक है, चलिए यूनिक एक्सप्रेशन है वो। एप्लीकेशन, to locate SCF and LCM of two or more positive integers, to prove irrationality of numbers, to determine the natural of the decimal expansion of rational number। तो क्या क्या पढ़ेंगे, SCF एंड LCM कैसे हम फाइंड करते हैं, टू नंबर है या मोर देन टू नंबर है। ठीक है, टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, कोई नंबर है उसकी इरेशनलिटी हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका नेचर देखेंगे, रैशनल है या इरेशनल है। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मान लीजिए टू नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 6, एक नंबर है 6। ठीक है, और एक नंबर है 15। तो इन दोनों का यदि मैं एचसीएफ फाइंड करूं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इससे बड़ा नंबर कोई सा नहीं हो सकता जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, अगर है तो मुझसे बताइए। 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। मान लीजिए 3 से बड़ा 5 है, 5 15 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 6 को डिवाइड नहीं कर सकता। मान लीजिए 6 है, 6 6 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। क्या होता है, एचसीएफ, जैसे कि नाम से पता चला, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। ठीक है, तो 3 जो है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है। इसके फैक्टर कर लेंगे हम 6 के, 2 3 जा 6, 15 के फैक्टर कर लेंगे, 5 3 जा 15। तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी या जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर, ध्यान से सुनेंगे, वह छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर है उन दोनों से डिवाइड हो जाए, उन दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे अभी नंबर था ये 6 था एंड 15, तो एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, वो क्या होगा। तो देखिए 6 और 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, 15 के फैक्टर करेंगे, 5 3 जा 15। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, जो कॉमन है भैया उसको तो लेते ही हैं, जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको भी हम यहाँ लेते हैं और उनका प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, 2 5 जा 10, 3 जा 30। तो देखिए 30 जो है वो छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, इससे छोटा नंबर कोई नहीं है। देखिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 30, 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और भैया 30 15 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे छोटा कोई नंबर हो तो आप मुझे बताइए, जो 15 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड। इससे बड़े तो बहुत हो सकते हैं, इससे बड़े बहुत हो सकते हैं। मान लीजिए 60 है, 60 भैया 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। 120 है या 90 है, ये ऐसे नंबर है 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 15 से भी। लेकिन 30 है वो लीस्ट है, छोटे से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है, हम पढ़ चुके हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि भैया जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या कर लेनी चाहिए,
टेढ़ी कर लेनी चाहिए, ना तो घी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यही क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। जब हम किसी चीज को, मान लीजिए हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका उल्टा चलेंगे, हम इसको रैशनल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? रैशनल लेके चलेंगे। और रैशनल हम प्रूफ नहीं कर पाए तो समझ लिए क्या है ये, फिर इरेशनल है। ठीक है, हम इसको रैशनल एज्यूम करेंगे, और रैशनल हम इसको प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या है, ये इरेशनल है। तो लेट स्क्वायर रूट टू बी ए रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट टू क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है? जिसको ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। पी और क्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। स्क्वायर रूट टू को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं या पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये रैशनल हमने एज्यूम कर लिया तो ये ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। ए एंड बी क्या होंगे? इंटीजर होंगे, वी नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या होता है रैशनल नंबर में? रैशनल नंबर जो होते हैं उनको अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख रहे हैं, ए एंड बी क्या होनी चाहिए? को प्राइम। को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं? जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ए एंड बी में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना हो मतलब एचसीएफ क्या हो? वन हो। एचसीएफ क्या हो? वन हो। ठीक है, वो को प्राइम कहलाते हैं। चलिए, तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी स्क्वायर कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टू मल्टीप्लाई बी स्क्वायर है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 15 है या 16 है या 18 है, कुछ भी है, मान लीजिए 18 है। अगर मैं इसको कह रहा हूँ भैया टू मल्टीप्लाई 9 है, ये टू के मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब टू जो है इसका एक फैक्टर है। टू जो है इसका एक फैक्टर है। तो सेम कंडीशन यहाँ है। जब हम ए स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं? टू बी स्क्वायर, मतलब टू के मल्टीपल में है, तो टू इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि हाँ, जो टू है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। जो टू है भैया वो 18 का एक फैक्टर है। तो इसी प्रकार से टू जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। ठीक है, सो टू इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए। अब इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूं फोर स्क्वायर, है ना, फोर स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि फोर स्क्वायर जो है उसमें टू एक फैक्टर है, या कह सकता हूं कि टू जो है वो फोर स्क्वायर का फैक्टर है। तो भैया फोर स्क्वायर का फैक्टर है तो फोर का भी फैक्टर जरूर होगा टू। फोर का भी फैक्टर जरूर होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ है, अगर ए स्क्वायर का फैक्टर टू है तो ए का फैक्टर भी टू जरूर होगा। ठीक है, तो टू जो है वो ए का फैक्टर भी होगा। टू जो है वो ए का फैक्टर भी होगा। ए को हम क्या लिखेंगे? टू के मल्टीपल में लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे? टू के मल्टीपल में लिखेंगे। ए को हम ले सकते हैं टू एम। एम क्या होगा? कोई भी एक इंटीजर है। एम क्या होगा? कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, ए को हमने लिख लिया टू एम। अगर हम इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? फोर एम स्क्वायर। ए टू एम है तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा? फोर एम स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भैया? ए स्क्वायर की वैल्यू थी टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? टू बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे? टू बी स्क्वायर। टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? टू एम स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टू टू जा फोर। ठीक है, टू से डिवाइड होगा फोर। बी स्क्वायर कितना आया? टू एम स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर टू एम स्क्वायर है, इसका मतलब बी स्क्वायर टू एम स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। टू जो है वो बी स्क्वायर का भी फैक्टर है। टू जो है वो बी स्क्वायर का भी फैक्टर है। जब टू बी स्क्वायर का भी फैक्टर है तो बी का फैक्टर भी होगा। जैसे यहां हमने चीजों को समझा था। ठीक, ये समझा था यहाँ पे। टू जो है भैया बी का फैक्टर भी होगा। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या पता चलता है कि टू जो है वो ए का फैक्टर भी है, टू जो है वो बी का फैक्टर भी है। ठीक, तो यहां से टू जो है वो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। जो टू है वो ए एंड बी का क्या है? कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने तो यहाँ एज्यूम क्या किया था कि ए एंड बी को प्राइम है, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया भैया? गलत हो गया। हमारा एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। जब हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो जब गलत साबित हुए तो स्क्वायर रूट टू क्या होगा? इर्रेशनल होगा। स्क्वायर रूट टू क्या होगा? इर्रेशनल होगा। क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज इक्वल टू 9, मतलब दो नंबर हैं, एक तो 306 है, एक 657 है। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना है? 9 है। फाइंड द एलसीएम। इन नंबर्स का एलसीएम हमें फाइंड करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम एचसीएफ। ठीक है, किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर या गिवन नंबर हम कह सकते हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। एचसीएफ कितना है, 9 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई लेंगे, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। तो जिसको हमें फाइंड करना होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है। और यहां से 9 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसको सोल्व करके हम यहां से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 9 यहां से इसको कट कर लो, क्या हो गया, 9 से चला जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो 34 और 657 इसका मल्टीप्लाई तो भाई आप कर ही सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, समझे। चलिए, अब प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि भैया ये इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल है। और जब ये रैशनल है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब ये रैशनल है ना, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि यहाँ से 2 √5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कितना आएगा, ए अपॉन बी। प्लस के 3 है, इधर जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ से √5 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए अपॉन बी -3, और ये 2 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 1/2। क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहां से देखिए ए अपॉन बी क्या है, रैशनल है। और रैशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया भैया, रैशनल। और ये भी क्या है, रैशनल है। 1/2 क्या है, रैशनल है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और रैशनल रैशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, रैशनल आता है। क्या आता है, रैशनल आता है। तो यहां से हमको पता चला कि √5 क्या है, रैशनल है। √5 हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या आया, रैशनल आया। लेकिन भैया √5 रैशनल नहीं है, क्या है, ये इर्रेशनल है। तो हमारा अजम्पशन जो था वो क्या हो गया, रोंग हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे अनुसार क्या आया, ये रैशनल आया, लेकिन ये तो क्या है, एक इर्रेशनल, रैशनल तो है नहीं। तो हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रोंग हुआ। इसलिए 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। इसलिए क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर। चलिए तो भाई, अब यहां से विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड किए हमें यह बताना है कि ये जो एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसे बताएंगे, देखिए। तो बात करते हैं डिनोमिनेटर की। किसकी बात करेंगे भैया, डिनोमिनेटर की। अगर डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर क्या आ जाए, ध्यान से समझेंगे। यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के मल्टीपल में आ जाए, ठीक, मतलब 2 की पावर में हो और 5 की पावर में हो, दोनों का प्रोडक्ट हो। इसके अलावा अगर यहां से मान लीजिए आपका 7 × 2 एंड ×5, यहाँ कुछ पावर है, यहाँ कुछ पावर है, यहाँ कुछ पावर है। ठीक है, अगर इस तरीके से भी आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में है तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भैया फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। और जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। और रैशनल क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो दो ही कंडीशन बन सकती हैं। तो दो कंडीशन में अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, और इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां से आज आपका ये चैप्टर 1 फिनिश हुआ। एक चैप्टर एक चैप्टर एक क्लास हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या खूब लिखा है किसी कवि ने, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत से कभी हार नहीं मानते, इसलिए मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। भाई सिर्फ जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, मेहनत 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 मेहनत। मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफल
नहीं होगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप इतना इसको घर पे रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।